तरफ ही देख ली। अब विष्णु के अंकल का उससे आई कांटेक्ट होते ही ये एकदम डर गए। इन्हें लगा कि भाई इस टाइम पर ऐसे कौन सी औरत खड़ी है। अभी तक तो इनको साइड होकर देख रहे थे ना। अब ये क्या करते हैं कि छत की कोने में छुप के उस औरत को देखने लगते हैं। एक छोटा सा होल था जिसके थ्रू वो औरत को लगातार देखे जा रहे हैं। और भाई इनके देखते ही देखते वो औरत जमीन से 3 फ्लोर की तरफ ऊपर उठती है। क्या हुआ? और एकदम विष्णु के अंकल के पैरेलल में आके इधर खड़ी हो। मतलब उस औरत और अंकल के बीच में बहुत कम डिस्टेंस था और वहाँ खड़े होके वो विष्णु के अंकल को घूर रही है। अब यहाँ अंकल ने हिम्मत दिखाते हुए जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। हनुमान चालीसा पढ़ने की आवाज सुन के बाकी जो 3 लोग सो रहे थे छत पे उनकी नींद खुल जाती। इन्होंने पूछा चाचा से कि क्या हो गया। तब चाचा ने बोला कि नहीं बस एक बुरा सपना देखा। अब उस समय इन्होंने नहीं बताया कि बाकी लोग डर जाएंगे। अब अगले सुबह ये सब चीज रिवील करते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे औरत दिखाई और मेरे को लॉकेट होता तो पहले कितना अच्छा था, तुम हटा दिया। मुझे ना अपने दोस्त को लेके आना पड़ेगा, रविकांत को, जो इसके गुरु हैं। विष्णु लिखते हैं कि उनके इस अंकल के दोस्त रविकांत सूरत से 40 किलोमीटर दूर भगवान किम का बहुत शहर में रहते थे। वहाँ पर उनका होता है, पर वो क्या बोला एक बार वीडियो में, या फिर अगर किसी के ये वो तो एंटरटेनमेंट का चीज है नहीं कि सबको दिखता है। पहले जिसका राशि हल्का होता है उन लोगों को दिखता है। मेरा हल्का है, तेरा हल्का है, इतना भारत से मेरे शरीर पे में हल्का जाति का तो हो गया। इनका प्लान यही था कि अपने दोस्त के पास रुकेंगे जो इनके गुरु है रविकांत, और फिर कल सुबह रविकांत को लेके ये सूरत आ जाएंगे। पर जब ये किम शहर पहुंचे तब इन्हें पता चला कि रविकांत अर्जेंटली किसी काम से शहर से थोड़ा बाहर गए हुए। किसी फैमिली को ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो रहा था तो उसको फिक्स करने रविकांत को अर्जेंटली शहर से बाहर जाना पड़ा। और विष्णु के अंकल और उनके दोस्त ने सोचा कि यार यहाँ हम आ तो गए, अब एक काम करते हैं होटल लेके रुक जाते हैं। जब रविकांत आ जाएंगे वापस तो कल सुबह उनको अपने साथ लेके सूरत चले जाएंगे। ये दोनों एक होटल में कमरा लेते हैं और रात को डिनर विनर करके चुपचाप सो जाते हैं। अब देर रात विष्णु के अंकल को सुनाई देता है अगला इनके डोर पर कोई नॉक करता है। इनकी नींद खुली, ये मोबाइल देखते हैं तो भाई रात के 3 बज रहे थे। अंकल ने सोचा कि भाई इस टाइम वो भी हमारे क्या मन कर रहा है। ये पूछते हैं कि एक्सप्रेशन कौन से है? देके बोलता है। तब बाहर से एक 30-32 साल के औरत की आवाज तभी ना हो जाए। वो बोलती है कि रविकांत ने भेजा है। आपको उनसे काम था ना, तो मैं उसी के लिए आई हूँ आपके पास। अब ये सुन के अंकल को बड़ा अजीब लगा क्योंकि उन्होंने रविकांत को होटल का नाम तो बताया ही नहीं था। फिर रविकांत किसी को कैसे भेज सकता है यहाँ पे। यहाँ उस औरत ने फिर से नॉक किया तो अंकल बोलते हैं कि 1 मिनट रुको मैं खोलता हूँ। तो वो औरत बोलती है बाहर से कि हाँ जल्दी खोलो, सब कुछ ठीक होने वाला है एकदम। इस समय अंकल अपने फ्रेंड को उठाते हैं। भूत दरवाजा नॉक करके क्यों आएगा? वो तो भूत है, वो तो ऐसे भी आ सकता है। ऐसे ऐसे बोल रही है कि रविकांत ने भेजा है। अरे भूत भी होता है सत्या, अच्छा खतरनाक है, एक बार में मरा देगा कब पता उनका नहीं। फ्रेंड बोलता है कि भाई मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, रविकांत को कॉल करो। अंकल कॉल करते हैं रविकांत को और सारी बात बताएं। तब रविकांत एकदम घबराते हुए बोलते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए गेट मत खोल देना ये सब गेट के और बिना तुम उस आएंगे औरत के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं अरे दो। चुड़ैल भी होता है ना, जैसे तो कोई मैंने किसी को नहीं भेजा है। अगर तुमने कुछ भी रिस्पॉन्ड किया तो वो तुम्हें अपने काबू में करने में कामयाब हो जाएगी। चुपचाप इग्नोर करो उसकी आवाज को। अब ये सुन के अंकल की एकदम हवा टाइट हो गई भाई, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही जवाब दे दिया था उसका कि वेट मैं अभी खोलता हूँ। अब वहाँ अंकल और उनके दोस्त चुपचाप बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करने स्टार्ट करते हैं। बाहर से वो औरत दोबारा बोलती है कि अरे खोलो ना गेट, क्या हो गया, खोल क्यों नहीं रहे हो? रविकांत ने मुझे भेजा है, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। और ऐसा बोलते बोलते जो अभी उसके एकदम 30-32 साल की औरत जैसी आवाज थी वो बहुत भयानक हो जाती। ऐसा लग रहा था कि कोई चुड़ैल एकदम डरावने आवाज में बोल रही है। अब जब इन्होंने बहुत देर तक गेट नहीं खोला तो वो औरत एकदम जोर से दरवाजे पर पीटते हुए वहां से जाने लगी। अब जब इन्हें रियलाइज हुआ कि वो औरत थोड़ा इनसे दूर जा चुकी है तब विष्णु के अंकल एक विंडो से उस औरत को देखने की कोशिश करते हैं और भाई ये पाते हैं कि उसके दोनों पैर ट्विस्टेड थे एकदम। अब ये मंजर देख के विष्णु के चाचा वहीं बेहोश हो जाते हैं। बाद में जब इन्हें होश आया तो होटल के मैनेजर वहीं पास में बैठा था। विष्णु के चाचा ने सारी बात बताई कि भाई ऐसा नॉक हो रहा था और फिर मैंने उस औरत के पैर देखे। तब उस होटल वाले ने बोला कि बहुत अच्छा किया जो आपने गेट नहीं खोला। वो कोई आम आत्मा नहीं है, एक डैन है जो बाहर से आने वाले लोगों को हॉन्ट करता है। अभी बेहतर यही होगा कि सुबह होते ही आप लोग यहाँ से चले जाएं। सुबह 8:30 के आसपास अंकल और उनके दोस्त ये दोनों वापस सूरत आ जाए। इनके अपने दोस्त रविकांत से पहले ही बात हो रखी थी। रविकांत ने बोला था कि मैं 11-12 बजे के आसपास सूरत पहुंचूंगा और फिर
जो वो सोसाइटी है उसके अंदर हम हवन पूजा सब कुछ करेंगे। पर भाई साहब दोपहर के 1 बजे विष्णु के इस अंकल को पता चलता है कि इनका दोस्त रविकांत किम से सूरत आने के लिए निकला था खत्म। और रास्ते में ही एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब ये सुनते ही अंकल के साथ साथ विष्णु के घर वाले भी एकदम शॉक हो जाते हैं। विष्णु के अंकल बोलते हैं कि देखो अब मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, और ये जो भी है ये अकेले नहीं है, ये बहुत सारे हैं इंसान। तुम लोग अब एकदम संभल के रहना, और रात को कहीं भी मतलब ऐसे सुनसान जगह पर कोई अकेले नहीं जाएगा। ये बोलने के बाद विष्णु के दूर के अंकल अपने घर वापस आ जाते हैं। और देखो वही बात होती है ना कि जब आपने घर बनवा लिया है या फिर आप कहीं रेंट पर भी रह रहे हैं बहुत टाइम से, तो अचानक से उसे खाली करके और फिर दूसरी जगह शिफ्ट होना ये पॉसिबल नहीं होता। मतलब वो माइंड मेकअप करने में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है कि भाई हमें पूरा ये सामान पैक करके दूसरी जगह लेके जाना है। सेम यही चीज़ उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ हो रही। वो लोग इस चीज़ को झेल रहे थे, पर कोई ना वैसे सीरियस नहीं हो रहा था कि भाई हम ये अपना ये घर छोड़कर दूसरी जगह चले। पर समय के साथ साथ ये घटनाएं अपना रौद्र रूप लेने लगी थी। मैंने आपको बताया था कि विष्णु के घर के बाजू में वो मराठी फैमिली की एक बेटी रहती थी। इन दीदी का नाम था रीना। तो एक रात रीना का जो छोटा बच्चा था 5-6 साल का, ये बोलता है अपनी मम्मी को कि मम्मी मुझे सुसु करने जाना है। अब ये रीना दीदी ये थोड़ी इरिटेट हो जाती है, बोलती है कि यार तू खुद चला जाना। अब यहाँ रीना दीदी का बेटा क्या करता है कि घर के वॉशरूम में ना जाके ऐसे एकदम नींद में चलते हुए घर से बाहर निकलने वाला गेट खोलता है। एक नंबर। और फिर वहीं बाहर खड़े होकर अपना जिप खोल के सुसु करता है। वाह। रीना दीदी के इस बेटे का नाम था गोलू। अब जब ये सुसु कर रहा था तब इसे ना अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देती। क्या कर रहा हूँ? वो बोलती है कि मतलब गोलू 5-6 साल का बच्चा इतना लगा। गोलू, यहाँ मम्मी की आवाज सुन के गोलू एकदम चिढ़ जाता है। बोलता है कि जाओ, अभी जब मेरे को आना था तो तुम उठी नहीं, अब ऐसे गोलू गोलू कर रही हो। पर अगले ही पल गोलू को रियलाइज होता है कि उसकी मम्मी की आवाज उसके जस्ट बाजू से ही आ रही है। ये भाई मुड़ के देखता है और इसने पाया कि इसके जस्ट बाजू में एक औरत लाल साड़ी पहन के खड़ी है। उसने अपना पल्लू यहाँ तक किया हुआ था और एक बहुत डरावनी सी स्माइल दे रही है वो गोलू को देख के। भाई साहब। इस टाइम गोलू को रियलाइज हो गया कि ये मेरी मम्मी तो नहीं है। गोलू एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला बोलो के कैसे रोने पता है लगता कि बोलो है? है। उसके रोने की आवाज सुन के घर के बाकी लोग आते हैं उसके पास और इसे लेके अंदर कमरे में गए। अच्छा, फेंक सबने देता हूँ। पूछा कि क्या हो गया गोलू, तो गोलू बोलता है कि वो आंटी मुझे डरा रही थी, वो ना मुझे अपने साथ आने के लिए बोल रही थी, उनकी कोई आंख नहीं थी, मैं चला जाऊँ क्या उनके साथ। अब ये सुनते ही सारे लोग एकदम उनको समझ आ चुका था कि ये वही औरत है जो सोसाइटी के लोगों को हॉन्ट कर रही है। विष्णु लिखते हैं कि धीरे धीरे गोलू की दिमागी हालत खराब होने लगी। इन लोगों ने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया पर कुछ ठीक नहीं। इनफैक्ट आज तक गोलू की दिमागी हालत वैसी की वैसी ही है। ये बीच बीच मोड़ के एकदम उल्टा पुल्टा कुछ कुछ बोलने लगता था और बार बार ये बोलता है कि मुझे उन आंटी के साथ जाना है, मुझे उन आंटी के साथ जाना है। उस एक रात की लापरवाही गोलू की फैमिली आज तक झेल रही है। पर उस रात जो भी गोलू के साथ हुआ उसके बाद सोसाइटी वाले बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए। इन्होंने बहुत सिद्ध पंडित को बुला के गली के अंदर हवन पूजा जो हो सकता था सब कुछ करवाया। पर वो पंडित पता है क्या बोलता है कि ये जो भी आत्मा है ना, एक तो ये अकेले नहीं है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं क्या, मेरे जैसे 10 पंडित मिल के भी इसका कुछ नहीं कर सकते। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने गुरु को लेकर आऊंगा, वहीं इसका कुछ इलाज कर सकते हैं। विष्णु लिखते हैं कि हवन करने के बाद वो पंडित अपने घर वापस चले गए और उसके बाद से ना फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई। और जो ये बहुत रेगुलरली ऐसी स्पिरिट दिख जाती थी लोगों को, वो दिखनी थोड़ी सी बंद हो चुकी। अब ये सब करते कराते 4-5 साल बीत जाते हैं। इस बीच लोगों ने छत पर सोना छोड़ दिया और इन सब ने एक रूटीन बना लिया था कि भाई सोने से पहले हम ऐसे हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सोएंगे। इस बीच विष्णु की भी इंडियन आर्मी में नौकरी लग चुकी थी और ये अपनी ड्यूटी के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। अब इसी बीच विष्णु के घर के सामने जो मराठी फैमिली रहती थी, उनकी एक बेटी सरोज, ये अपने कुछ बाकी दोस्तों के साथ अपने दोस्त की शादी में गई हुई थी और शादी अटेंड करने के बाद ये वापस अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के घर के लिए